दोस्तों, आज मैं एक पुस्तक प्रसाद और उनका साहित्य से कुछ अंश आपको पढ़ूंगा। ये किताब श्री विनोद शंकर व्यास ने लिखी थी। उनकी मित्रता थी वाराणसी में जयशंकर प्रसाद जी से, जो कि हिंदी साहित्य और छायावाद में विशेष सम्मानित माने जाते हैं। यह किताब का तृतीय संस्करण मेरे सामने है, जो कि 2006 को अक्षय तृतीया के दिन छपा था। इस पुस्तक में इसकी भूमिका श्री रूपनारायण पांडे ने लिखी थी, जो माधुरी के संपादक थे और जो स्वयं हिंदी के साहित्यकारों में गिने जाते थे। शीर्षक पहले अध्याय का है प्रसाद का जीवन। प्रसाद जी के पितामह बाबू शिवरत्न साहू बड़े दानी और उदार पुरुष थे। वो कानिकुब्ज वैश्य जाति के थे और सुंगनी साहू के नाम से विख्यात थे। प्रातःकाल गंगा स्नान से लौटते समय वो अपना कंबल और लोटा तक दे डालते थे। वह गुप्त रूप से विद्यार्थियों, दीन दुखियों और ब्राह्मणों की बड़ी सहायता करते थे। ये बात प्रसिद्ध थी कि उनके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। उन्होंने पहली बार सुरती गोली का अन्वेषण किया था और उन्हीं की आविष्कार की हुई यह पान में खाने वाली सुरती गोली काशी की एक निजी चीज है। प्रसाद जी के पिता बाबू देवी प्रसाद जी भी व्यवसाय कुशल और उदार थे। उस समय बाहर से आने वाले कवि, भाट, बाजीगर और विद्वान सभी काशीराज के दरबार से लौटकर इनके यहाँ अवश्य आते थे। काशी में दो ही स्थानों में गुणियों का आदर था, एक काशी नरेश के यहाँ और दूसरे सुंगनी साहू के यहाँ। यही कारण था कि काशी नरेश के अभिवादन में लोग महादेव कहा करते थे और सुंगनी साहू के लिए भी वही सम्मान सूचक महादेव का अभिवादन होता था। मैंने प्रसाद जी के साथ देखा है, बहुतः उन्हें लोग महादेव कहकर सम्मान प्रकट करते थे। काशी में वह सम्मान केवल महाराज बनारस और सुंगनी साहू को ही प्राप्त था। सन 1946 में अर्थात 30 जनवरी 1889 में ऐसे ही कुल में महाकवि प्रसाद का जन्म हुआ था। प्रसाद जी का बचपन बड़े लाड़ प्यार से बीता। संवत 1957 में अपनी माता के साथ उन्होंने धारा क्षेत्र, ओमकारेश्वर, पुष्कर, उज्जैन, जयपुर, व्रज और अयोध्या आदि की यात्रा की। उस समय उनकी अवस्था 11 वर्ष की थी। अमरकंटक पर्वतमाला के बीच नर्मदा की नौका यात्रा उन्हें जीवन भर न भूली थी। वहाँ के दृश्यों का उनके जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा था। प्रकृति के अनुपम सौंदर्य की छाया में प्रथम बार उनकी कविता ने विकास के आलोक में पदार्पण किया। उसी के साथ ही कवि का प्रादुर्भाव हुआ। यहाँ पर मैं यह भी प्रकट कर देना चाहता हूँ कि प्रसाद जी को अपने जीवन में यात्रा करने का बहुत कम अवसर मिला था। एक बार कलकत्ता, पुरी, लखनऊ और एक दो बार प्रयाग, बस यही उनकी यात्रा का विवरण है। अनेक परिस्थितियों के कारण जिम्मेदारी का बोझ लादे हुए प्रसाद जी भ्रमण नहीं कर सके। 11 वर्ष की अवस्था में जो यात्रा हुई थी, प्राकृतिक वर्णन में उसका प्रभाव हम उनकी आरंभिक कविताओं में ही देखते हैं और पुरी के समुद्र तट पर बैठकर ही उन्होंने जागरण शीर्षक कविता तारीख 19 दिसंबर को लिखी थी। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। जहाँ सांझ सी जीवन छाया, ढीले अपनी कोमल काया, नील नयन से ढुलकाती हो, ताराओं की पांति घनी रे। पुरी से लौटने के बाद ही कामायनी का कथा भाग आगे बढ़ने लगा।
पुरी के समुद्र तट का प्रभाव कामायनी में सरलता पूर्वक खोजा जा सकता है। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि प्रसाद जी को कहीं विशेष भ्रमण करने की सुविधा प्राप्त हुई होती तो संभव है वह और भी अधिक पुष्ट और ठोस साहित्य का निर्माण कर पाते। प्रसाद जी की एकेडमिक शिक्षा केवल 7वें दर्जे तक क्वींस कॉलेज में हुई। पिता के देहांत के कारण 12 वर्ष की अवस्था में स्कूल की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। घर पर ही पंडित और मास्टर रखकर इनकी संस्कृत और अंग्रेजी की पढ़ाई का प्रबंध इनके बड़े भाई ने किया। श्री दीनबंधु ब्रह्मचारी उन्हें संस्कृत और उपनिषद पढ़ाते थे। ब्रह्मचारी जी सदाचारी पुरुष थे। वेद और उपनिषद का उनका अच्छा अध्ययन था। अतएव प्रसाद जी के जीवन पर उनके शिक्षण का विशेष प्रभाव पड़ा। पितामह और पिता के समय से ही समस्या पूर्ति करने वाले कवियों का जमघट रहता था। यही कारण है आरंभ में प्रसाद जी ब्रज भाषा की कविताओं की ओर आकर्षित हुए। उनकी 15 वर्ष की अवस्था थी जब माता का देहांत हुआ। इन दिनों कसरत करने और पढ़ाई लिखाई के अतिरिक्त प्रसाद जी को दुकान का काम भी देखना पड़ता था। वह दुकान पर बैठे बैठे बही खाते के रद्दी कागज पर कविताएं लिखते थे। एक दिन उनका यह रहस्य खुल गया। उनके बड़े भाई बाबू शंभू रत्न जी को पता लगा कि प्रसाद जी दुकान पर बैठकर कुछ काम तो करते नहीं हैं, केवल कविता बनाया करते हैं। इस पर वह रुष्ट हुए। अब प्रसाद जी गुप्त रूप से ही यह कार्य करते जिसमें किसी को प्रकट न हो। कुछ दिनों के बाद जब आने जाने वाले कवियों द्वारा प्रसाद जी की समस्या पूर्ति की प्रशंसा शंभू रत्न जी के सम्मुख की गई तो प्रसाद जी के ऊपर से यह प्रतिबंध हटा। 17 वर्ष की अवस्था में बड़े भाई बाबू शंभू रत्न जी का स्वर्गवास हुआ। दोनों भाइयों में प्रगाढ़ स्नेह था। शंभू रत्न जी बड़े उदार और खर्चीले पुरुष थे। उनका रहन सहन उच्च कोटि का था। सुंदर बलिष्ठ शरीर प्रभावशाली व्यक्तित्व प्रकट करता था। ऐसी असामयिक दुर्घटना से प्रसाद जी अस्त व्यस्त हो गए। वह यही न निश्चय कर पाते कि अब वह क्या करें। परिवार के सभी लोग चल बसे थे। केवल एक भौजाई बच गई थीं। इस असार संसार में उनका कोई अपना न था। ऐसे समय में उनकी पैतृक संपत्ति पर कब्जा करने के लिए कुटुंबियों और उनके संबंधियों का षड्यंत्र चल रहा था। उनके जीवन मरण का प्रश्न उपस्थित था। मुझसे जब कभी वह अपनी जीवन कहानी सुनाते तो उनका चेहरा तमतमा उठता, आंखें भर आती और ललाट पर संसार की कठोरता की एक रेखा स्पष्ट खिंच जाती थी। अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए भी प्रसाद जी ने पठन पाठन को ही ध्येय बना लिया था। उनका अधिकांश समय साहित्यिक वातावरण में ही व्यतीत होता था। प्रसाद जी के जीवन में एक और ध्यान देने वाली घटना है। उन्हें स्वयं अपना विवाह करना पड़ा। पहली पत्नी का देहांत हो गया, फिर दूसरा विवाह किया। दूसरी स्त्री की मृत्यु के पश्चात उनके विचार गंभीर और ठोस हो गए थे। अब फिर से घर बसाने की उनकी लालसा न थी। कुछ समय बाद लोगों के समझाने पर और सबसे अधिक अपनी भाभी के प्रतिदिन के शोकमय जीवन को सुलझाने के लिए उन्होंने बाध्य होकर तीसरा विवाह करना पड़ा। चिरंजीव रत्न शंकर तीसरी पत्नी की संतान हैं। प्रसाद जी अनेक आपत्तियों और विशेषतः ऋण के कारण अधिक चिंतित रहा करते थे। खानदानी दानशीलता और लंबे खर्च के कारण वह अपनी स्थिति सुधारने से असमर्थ हो रहे थे। अंत में कुछ संपत्ति बेचकर वह ऋण भार से मुक्त हुए। 1910 ईस्वी तक हिंदी पुस्तक प्रकाशन बाल्यावस्था में था। अच्छे साहित्य की न तो मांग ही थी और न ऐसे प्रकाशक ही थे। मासिक पत्र पत्रिकाओं में एकमात्र सरस्वती का ही स्थान था। प्रसाद जी का आचार्य द्विवेदी जी से कुछ मतभेद था। यही कारण था कि प्रतिभाशील होने के कारण
भी सरस्वती से उन्हें प्रोत्साहन नहीं मिला, जैसा कि श्री मैथिली शरण गुप्त, पंडित रामचरित उपाध्याय और स्नेही जी को मिला था। शायद इसीलिए ही प्रसाद जी ने एक साहित्यिक पत्र निकालने का निश्चय किया। उनके आदेशानुसार उनके भांजे श्री अंबिका प्रसाद गुप्त ने इंदु मासिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। इंदु उच्च कोटि का साहित्यिक मासिक पत्र था। प्रसाद जी उसमें बराबर लिखते रहे। उनकी कविता, कहानी और लेखों से इंदु सुशोभित रहता था। आर्थिक हानि के कारण मासिक पत्र चलाना उस समय बड़ा कठिन था, किंतु प्रसाद जी इंदु को आर्थिक सहायता देते हुए आगे बढ़ाते गए। इंदु ने साहित्य की जो सेवा की है वह हिंदी साहित्य का इतिहास बनाने वालों से छिपी नहीं है। पंडित रूपनारायण पांडे भी उस समय इंदु के संपादकीय विभाग में थे। 1910 ईस्वी में जिस साहित्य का निर्माण प्रसाद जी ने आरंभ किया था, उसका विकास और प्रकाश धीरे धीरे बढ़ने लगा। नियमित रूप से प्रसाद जी लिखते रहे, अतएव अन्य मासिक पत्र पत्रिकाओं की उत्सुकता बढ़ी और संपादकों का अनुरोध प्रसाद जी टाल न सके। उन्हें सबके लिए कुछ न कुछ लिखना ही पड़ता था। इसमें संदेह नहीं कि माधुरी के जन्म काल से ही प्रसाद जी की लेखनी वेग से चलने लगी।